इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। राम राम। राजनीति की दुनिया की बात करें तो साथियों, संक्रांत से पहले जो इस बार मकर संक्रांति आने वाली है, उससे पहले हरियाणा वासियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर हो सकती है। एक बहुत बड़ी खबर हो सकती है हरियाणा बीजेपी के लिए साथियों, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाना है बीजेपी का। और उसमें जो नाम चल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े नेताओं के नाम चल रहे हैं, और उसमें इस बार यह रिकॉर्ड भी बन सकता, आज तक हरियाणा से कोई बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना है। इस बार यह रिकॉर्ड टूट सकता है और इससे हरियाणा को बहुत बड़ी सौगात मिल सकती। आखिर हरियाणा का वह कौन सा बड़ा नेता है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, और उसके अलावा कौन कौन से नेता हैं जो इस लिस्ट में और इस दौड़ में बहुत आगे चल रहे हैं। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। राम राम। प्रद्युमन भाई, देखिए, जो बीजेपी की ऊपर की जो हाई कमेटी, हाई कमान है जी, उसके हिसाब से देखा जाए, संघ के हिसाब से देखा जाए जी, और जो सरकार है उसके हिसाब से देखा जाए, तो आपको क्या लगता है कि कौन कौन से नेता हैं जिनको इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बना जा सकता है? देखो, पूरे भारत देश की नजरें इस बात पर हैं जी कि देश की सबसे बड़ी पार्टी, जी, जिसको सदस्यों के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की हम्म। कमान अब किसके हाथ में होगी, उस पर पूरे देशवासियों की नजरें हैं, पक्ष की भी विपक्ष की भी। जी, और उसके पीछे एक कारण ये भी है हाँ कि कांग्रेस में ठीक है, अभी खड़गे साहब बने हुए हैं जी, लेकिन उससे पहले तो यही परिपाटी थी कि सोनिया गांधी जी लगातार बहुत लंबे समय, सबको पता था कि सोनिया गांधी जी रिपीट होंगी जी, उसके बाद राहुल जी आए, वे राहुल गांधी बनेंगे। उससे पहले भी इसी तरह से वहां पहले से ये पता होता है कि ये आदमी बनेगा जी, अभी खड़गे साहब जब बनाएगा तो भी हर जगह ये सुरसुराट था कि मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया जा रहा है जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसमें पहले से सब कुछ क्लियर नहीं होता जी, यहाँ कभी भी किसी को भी बनाया जा सकता है जी, और ऐसे ऐसे लोगों को कई बार बना देते हैं जो कई लाइन में नहीं होते जी। एक बड़ी गंभीर मैं बात बताऊं, नितिन गडकरी को जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया ना, हाँ, उससे पहले तो वो महाराष्ट्र में केवल एक मंत्री थे, बिल्कुल सही कहा, मंत्री रहे थे, बिल्कुल, और कोई बहुत बड़ा उनका कद भी नहीं था, बिल्कुल सही कहा, लेकिन एकाएक उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया और उसके बाद आज देखो केंद्र की सरकार में इतने बड़े महकमों के लगातार मंत्री। बिल्कुल सही कहा। जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश में एक स्वास्थ्य मंत्री थे, बिल्कुल, कहीं कोई उनका नाम नहीं था लिस्ट में, और एकाएक जो है उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया और आज वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी और केंद्र में मंत्री भी। बिल्कुल सही कहा। उससे पहले भी वो केंद्र में मंत्री रहे जी। तो अमित शाह का एग्जांपल भी हम ले सकते हैं। अमित शाह का अगर हम ले, अमित शाह एक विधायक थे, बिल्कुल, और विधायक के बाद मंत्री बने थे। हाँ, वो भी कोई बहुत ये नहीं था कि, क्योंकि वहां तो मोदी जी पावरफुल, बिल्कुल जी, और उसके बाद उनको एकाएक यूपी का सह प्रभारी लगाया, यूपी में सीटें आई और उसके बाद उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जी। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि ये वो भारतीय जनता पार्टी अब नहीं रही जिसमें किसी समय अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, तीन नेताओं तक सीमित था मामला। बिल्कुल सही कहा। कि आडवाणी जी बनेंगे, वाजपेयी जी बनेंगे या जोशी जी बनेंगे। उसके बाद फिर आगे जो है और नेताओं की बारी आई जो दूसरी कैटेगरी है, द्वितीय पंक्ति के। जी जी। अब जो चर्चाएं हैं वो ये हैं कि कौन ऐसा आदमी हो जो, क्योंकि हो सकता है एक देश एक इलेक्शन बन जाए, देश में चुनाव 2029 से पहले भी आ जाएं जी। गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में भी चुनाव होने हैं जी। दिल्ली को भी जीतना है जहां लगातार भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पा रही, केजरीवाल जी जीत रहे हैं लगातार और बहुत मेहनत भी कर रहे हैं इस बार, जो है वहां उनको बड़ी अड़चने आ रही है भारतीय जनता पार्टी को। तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ देखना है और सबसे बड़ी बात क्या देखनी है कि अभी मोदी जी 75 साल के हो जाएंगे और जो उन्होंने एक बीजेपी के अंदर ही एक कानून बना दिया था कि 75 साल से ऊपर वालों को रिटायर हम कर रहे हैं, मार्गदर्शक मंडल में भेज रहे हैं जी।
तो मुझे नहीं लगता कि मोदी जी इस कुर्सी को छोड़ेंगे। हाँ, तो वो कोई ऐसा बीच का रास्ता भी निकालेंगे जिससे उनको मार्गदर्शक मंडल में ना जाना पड़े। उसके लिए भी वो प्रयास करेंगे। दूसरी तरफ संघ जिस तरह से बातें कर रहा है, क्योंकि बीजेपी को वास्तव में जहां से ऊर्जा मिल रही है वो संघ है जी। अभी मैं पढ़ रहा था कि संघ की तरफ से ये कहा गया है कि जो है मंदिर जो है राम मंदिर, इस राम मंदिर के मुद्दे का राजनीतिकरण ना किया जाए, इसका राजनीतिक फायदा ना उठाया जाए। तो कहीं ना कहीं संघ भी उस ढंग से संतुष्ट दिखाई नहीं दे रहा मोदी जी से जितना होना चाहिए। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि मोदी जी और संघ और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व वो ये चाहेगा कि किसी ऐसे शख्स को बनाया जाए जो पूरी पार्टी में बैलेंस बना सके, जो पार्टी में जीत की गारंटी भी हो, जो पार्टी को जिता भी सके, और जो ऐसा हो जिसमें अनुभव हो, जो संघ को भी का भी लॉयल हो और मोदी जी की भी उस पर जो है ठंडी नजरें हो। सही कहा। उसके लिए 7, 8, 9, 10 लोगों के नाम चल रहे हैं, नेताओं के नाम चल रहे हैं। इससे पहले जब ये 15 दिसंबर तक होना था पहले, तो 15 दिसंबर से पहले ये चर्चाएं थी कि संघ 3-4 जो उसके मेन नेता हैं, जिसमें चाहे हम बात करें जो है वसुंधरा राजे सिंधिया की, कि उनका नाम संघ आगे बढ़ा सकता है, चाहे हम बात करें प्रवीण तोगड़िया की, उनका नाम संघ आगे बढ़ा सकता है, संजय जोशी जो मोदी जी के बड़े धुर राजनीतिक विरोधी रहे एक ही पार्टी में होकर के, उनका नाम बढ़ा सकता है, या संघ जो है योगी आदित्यनाथ को आगे कर सकता है। लेकिन अब वो सारी चीजें लगभग ठंडे बस्ते में दिखाई दे रही। बिल्कुल सही कहा। क्योंकि एक मिनट भी अगर निकल जाती है ना किसी चीज को, तो हर मिनट में राजनीति बदलती रहती। कभी किसी का सिक्का है, कभी किसी का सिक्का है। आज पता नहीं कौन कहाँ है, क्या पता अगली मिनट में कौन कहाँ क्या होगा। हाँ, बिल्कुल। तो राजनीति संभावनाओं का खेल है। सही कहा। अब जो नाम चल रहे हैं उसमें एक चीज तो ये दिखाई दे रही है कि मोदी जी के पास भले ही बीजेपी तीसरी बार वो बहुमत में नहीं ला पाई बीजेपी को, ठीक है, राज बन गया, लेकिन जिस तरह से पहली और दूसरी टर्म में बीजेपी को बहुमत मिला था, वो तीसरी टर्म में वो नहीं ला पाए। लेकिन लगातार 3 बार जिताना वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा। तो इतना तय है कि मोदी जी की पसंद का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। और जिन जिन के नाम चल रहे हैं उनमें मुख्य रूप से भूपेंद्र यादव हैं, जो बेसिकली हरियाणा प्रदेश से ही आते हैं, गुड़गांव से। बिल्कुल सही उनके भाई भी पूर्व विधायक रहे हैं। और भूपेंद्र यादव राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य हैं, राष्ट्रीय महासचिव, और अभी वर्तमान में वो जो है केंद्र में मंत्री हैं। उनका बड़ा नाम है। और जो यादव वोटर हैं उनको भी कहीं ना कहीं ये चाहते होंगे मोदी जी कि इनको अपने साथ जोड़े रखें, क्योंकि जो यादव समाज के जो नेता हैं, चाहे लालू प्रसाद यादव हों, आज वो राजनीतिक रूप से हाशिए पर हैं, चाहे वो मुलायम सिंह यादव का परिवार हो, वो भी राजनीतिक रूप से कोई बहुत अभी विपक्ष में बैठे हैं। तो डॉक्टर मोहन यादव जरूर हैं जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनका भी इतना बड़ा नाम नहीं है। भले ही भूपेंद्र यादव मुख्यमंत्री ना बने हों राजस्थान में और हरियाणा में, देखो एक बड़ी गंभीर मैं बात बताऊं, भूपेंद्र यादव का 2 स्टेट में मुख्यमंत्री के लिए नाम चल रहा था, हरियाणा में भी और राजस्थान में भी। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय फलक पर वो छाए हुए हैं और संघ के भी विश्वास पात्रों में हैं। तो एक नाम उनका है। और कहीं न कहीं उन्होंने अपने आप को प्रूव भी किया, ऊपर भारी लगाए गए चुनाव में, जो राज्य में जिन राज्यों में चुनाव थे वहां पर साबित भी किया उन्होंने। वो तो 0 से उठ करके जो है उन्होंने, नहीं तो उससे पहले तो वो कोई बहुत लंबा चौड़ा उनका राजनीतिक, उनके भाई जो रघु यादव हैं उनका बलक ने राजनीतिक कोरा ज्यादा था। और उनके भाई भी एक चुनाव जीते जिंदगी में, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद वो कभी जीते नहीं, बहुत चुनाव उन्होंने लड़े। और बहुत से लोगों को ये पता नहीं होगा कि रघु यादव के भाई ही भूपेंद्र यादव, इस बात का बहुत लोगों को नहीं मालूम। इसके बाद जो दूसरा बड़ा नाम है वो नाम चल रहा है शिवराज सिंह चौहान का। शिवराज सिंह चौहान भले ही किसी समय मोदी जी के पैरेलल उनका नाम भी देश के प्रधानमंत्री के तौर पर चल रहा था, बिल्कुल सही कहा, लेकिन वो बड़े संयमित नेता है, बिल्कुल, और वो काम में विश्वास रखते हैं, वो ज्यादा फूंफा नहीं करते, बहुत समझदार नेता और बड़े समझदार है। और उन्होंने मोदी जी का
और उनका जब पैरेलल मामला चल रहा था, क्योंकि मध्य प्रदेश भी बड़ा राज्य है, गुजरात के बराबर का राज्य है जी, गुजरात से मोदी जी अगर जीता रहे थे तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जीता रहे थे जी, दोनों प्रधानमंत्री की रेस में थे। बिल्कुल। उसके बाद जब मोदी जी को कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया तो उसके बाद शिवराज सिंह ने उनका नेतृत्व हर्ष स्वीकार किया, जो बहुत बड़ी बात, बिल्कुल सही कहा। और उससे भी बड़ी बात ये है, ईर्ष्या नहीं की। अभी जो ये चुनाव था, हाँ। इस चुनाव में वो सिटिंग सीएम थे। अभी जो चुनाव हुआ उसमें वो सिटिंग सीएम थे, और सिटिंग सीएम होते उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा बीजेपी ने, और उसके बाद उनको मुख्यमंत्री ना बना करके डॉक्टर मोहन यादव को बनाया। तो भी उन्होंने बड़ी सहर्ष भाव से कहा कि हो सकता है परमात्मा ने या बीजेपी के नेतृत्व ने मेरी और कोई जिम्मेवारी, बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से कहा। और उसका परिणाम ये रहा कि उनको लोकसभा का चुनाव लड़ा करके केंद्र में मंत्री कृषि जैसे डिपार्टमेंट, जी, बहुत बड़ा, और किसानों के मुद्दे पर ही जो ये सीटें कम हुई है मोदी जी की, उत्तर भारत में ही कम हुई। हाँ, बिल्कुल। नहीं तो पिछली बार बहुत थी, हरियाणा में 10 की 10 जीते हुए थे, और एक इस बार 10 से 5 पर आगे। एक और प्रद्युमन भाई, जब इस तरह का प्रकरण होता है, किसी को मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतार दिया जाता है जी, तो वह आदमी नाराज होकर घर बैठ जाता है। बिल्कुल, ये बंदा घर नहीं बैठा, इन्होंने कहा कि मेरी एक ड्यूटी लगी है कि मैं मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाऊंगा, और निकल गया हूं मैं जनता के। बिल्कुल, और इसीलिए वो कामयाब हुए। तो एक नाम शिवराज सिंह चौहान का है। हाँ। उनको बना करके पार्टी ये संदेश दे सकती है कि भले ही उनको प्रधानमंत्री का कैंडिडेट हमने नहीं बनाया, हाँ, लेकिन जो उनकी योग्यता है उसका फायदा बीजेपी उठाएगी और उनको बनाना चाहिए। तीसरा जो नाम है, हाँ, वो इसमें है विनोद तावड़े। विनोद तावड़े महाराष्ट्र से आते हैं जी, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, हरियाणा के भी वो प्रभारी रहे, बिल्कुल, और कई राज्यों के प्रभारी रहे, और मोदी जी के बड़े खासम खासों में हैं, यंग ब्लड हैं, यस, और जो है महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनाने में उनका भी अपना एक रोल है, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं चूंकि नितिन गडकरी जी भी वहीं से आते थे, हाँ, और संघ का जो मुख्यालय है नागपुर, वो भी वहीं से है, तो कहीं ना कहीं विनोद तावड़े भी एक चेहरे के रूप में दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद जो चौथा नाम है जी, चूंकि मोदी जी बार बार ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी महिलाओं को पूरा मान और सम्मान दे रही है जी, और उन्होंने संसद में, विधानसभाओं में जो 33% का जो आरक्षण किया है महिलाओं के लिए जी, हालांकि उसके तहत अभी कोई चुनाव नहीं हुआ, तो वो भी देने का काम, महिला बिल लाने का काम जी, महिला बिल को पास करवाने का काम, हाँ, मोदी जी की सरकार ने किया है जी। तो एक बीच का रास्ता ये निकाला जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार किसी महिला को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए, और उस महिला के रूप में जो पिछले वर्षों से देश के खजाने को संभाल रही है, वित्त मंत्री हैं देश की, और दक्षिण भारत से आती हैं, उनमें दोनों जो है सिस्टम बीजेपी के पूरे होते हैं, महिला कोटा भी, हाँ, और दूसरा दक्षिण भारत, क्योंकि पार्टी कभी दक्षिण भारत का बनाती है, कभी उत्तर भारत का, कभी पश्चिम भारत का, कभी पूर्वी भारत का, इस तरह से सारी पार्टियां करती रहती हैं। तो निर्मला सीतारमण दक्षिण भारत से आती हैं, और जितना उनका कार्यकाल रहा है वित्त मंत्री के तौर पर जी, चाहे वो जीएसटी जैसा एक महत्वपूर्ण कानून वो ले आई, बिल्कुल सही कहा, वो उनका बड़ा उल्लेखनीय रहा है, और बड़ी शांत स्वभाव की हैं, कहीं ये लगता नहीं कि को बहुत फूंफा करती हैं, बहुत ही जो है नॉर्मल रहती हैं। तो निर्मला सीतारमण मुख्य मोदी जी की भी बड़ी विश्वास पात्र हैं जी, उन पर भी पार्टी दांव खेल सकती है। ये 4 शख्स तो ऐसे हैं जो राष्ट्रीय राजनीति में हैं वर्षों से, और केंद्र की राजनीति कर रहे हैं लगातार, और अपने अपने राज्यों में जो है इनका बहुत ज्यादा दखल नहीं है राजनीतिक रूप से, ये केंद्र की ही राजनीति कर रहे हैं। इसके अलावा कई और नाम भी हैं, लेकिन एक नाम ऐसा भी है जो लगातार प्रदेश की राजनीति कर रहा था जी, लेकिन अभी मोदी जी ने उनको इसी लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में उनको ले आए, उन्होंने अपना बड़े महकमों का उनको मंत्री बनाया, और वो शख्स है हरियाणा प्रदेश से आने वाले मनोहर लाल खट्टर जी। मनोहर लाल खट्टर जी भारतीय जनता पार्टी के वर्षों से सिपाही हैं जी, वो आरएसएस से लेकर के और बीजेपी से लेकर के उन्होंने अपना पूरा जीवन, एक बचपन को उनका अगर छोड़ दें तो उसके बाद उन्होंने पूरा जीवन बीजेपी और संघ के लिए अपना समर्पित किया है, यहाँ तक कि उनको अपने परिवारजन, रिश्तेदार, उनसे भी कोई लेना देना नहीं है। सही कहा। वो लगातार पार्टी के लिए कमल के फूल को और आरएसएस को मजबूत करने में लगे रहे जी। मनोहर लाल जी की ये जो चारों शख्स हैं, इनकी इतर बात ये है कि वो हरियाणा के 9.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे। बिल्कुल। पहला चुनाव उन्होंने अपने जीवन में लड़ा, उससे पहले उन्होंने कभी मेमरी का भी चुनाव नहीं लड़ा था। हाँ। और पहला चुनाव लड़ते ही वो रोहतक से हैं, वैसे तो निंदाना गांव है उनका, और लेकिन
उसके बावजूद उनको जो है करनाल से टिकट दी, और जिस दिन उनको करनाल से टिकट मिली उसी दिन ये तय हो गया था कि अगर बीजेपी की हरियाणा में सत्ता आती है तो मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे। वो 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे। भले ही 9.5 साल के कार्यकाल में बहुत से आंदोलन हुए, बहुत उनका विरोध भी हुआ राजनीतिक रूप से भी, लेकिन उसके बावजूद कोई दाग धब्बा जो एक मुख्यमंत्री रहते हुए कहीं कोई भ्रष्टाचार का, कहीं कोई इस तरह का उस लाइमलाइट में वो कभी नहीं आए। जी बिल्कुल, बहुत साफ सुथरा कार्यकाल रहा। हो सकता है बहुत लोग उनसे नाराज हों राजनीतिक रूप से, लेकिन उसके बावजूद उनका कार्यकाल कई कामों के लिए बड़ा यादगार रहेगा। और उन्होंने जो योजनाएं शुरू की उसका अनुसरण देश की और सरकारों ने भी किया। देश में जो अलग अलग राज्य हैं उन्होंने उनका अनुसरण किया। कितनी बड़ी बात, बिल्कुल सही कहा। उनका नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए बड़ा मजबूती से चल रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी में एक अंत्योदय प्रकोष्ठ है जिसका बहुत कम लोगों को पता हुआ जी। एक अंत्योदय का मतलब है कि अंतिम व्यक्ति तक जो है उसका उठाव कैसे किया जाए जी। उस हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने से पहले की मैं बात बता रहा हूँ। अच्छा, उससे पहले वो अंत्योदय के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। अच्छा, जिसका बहुत कम लोगों को, रेयर लोगों को पता हुआ। वो उस अंत्योदय के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पार्टी में। उसके बाद उनको प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। अभी अच्छा, उनका जीत का भी आप ये देखिए, ये जो बाकी चारों नेता हैं ये अपने दम पर सरकारें नहीं अपने राज्यों में बना पाई, जबकि मनोहर लाल जी ने प्रूव करके दिखाया कि उन्होंने 2019 के लोकसभा के चुनाव में 10 की 10 सीटें बीजेपी को जिताई जी। 2019 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई जी। और इस बार भी भले ही चुनाव से पहले उनको हटा दिया गया हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनके द्वारा जो योजनाएं खर्ची पर्ची के बिना नौकरियां देना और भी काफी जो उनकी योजनाएं थी, उनके बलबूते पर नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने। कहीं ना कहीं और एक बात और भी है प्रद्युमन भाई जी, देखिए जो संघ कह लीजिए जी, बीजेपी कह लीजिए जी, ये जिस प्रकार का व्यक्तित्व चाहते हैं ना, अनमैरिड हो, वो व्यक्ति और घोटाले का चार्ज ना हो जी, ठीक है, और कोई उस बंदे के पास बहुत बड़ी सी संपत्ति ना हो, उसका कोई वारिस भी ना हो कोई, कल ने कोई और दावा करने वाला बचे नहीं। हाँ बिल्कुल, तो उन सारे पैरामीटर में भी ये फिट बैठते हैं। बिल्कुल उनमें फिट बैठते हैं। और शायद संघ के भी खास हैं और मोदी और शाह के भी खास हैं। बिल्कुल, देखो नरेंद्र मोदी जी तो बार बार कहते हैं कि हम तो एक ही खाट पे सो जाते थे, हाँ, एक ही चारपाई पर सोते थे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, हम तो साथ ही दलिया पीते थे। तो कहीं ना कहीं जो है वो बिल्कुल लंगोटिया यार जिसको बोलते हैं ना, एक स्कूटी उस पे स्कूटर पे बिल्कुल, और उसी की ये देन है। नहीं तो रामविलास शर्मा, अनिल विज, कैप्टन अभिमन्यु, ओम प्रकाश धनखड़, राव इंद्रजीत, वीरेंद्र सिंह, पता नहीं कितने फन्ने खा थे, सबको दरकिनार करके मनोहर लाल जी ने एक तरफा राज चलाया। हाँ, और बड़ी एक गंभीर मैं बात बताऊं, जो लोग ये कहते हैं ना कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी बंसीलाल जी ने राज चलाया, हाँ, जैसा राज 9.5 साल मनोहर लाल खट्टर ने चलाया वैसा किसी ने भी नहीं चलाया, क्योंकि वो लोगों के बीच में रहते थे। हाँ। खट्टर साहब तो लोगों से भी अपने गेट बंद ठीक है, मुख्यमंत्री का जो उनका रेजिडेंस था उसके गेट ही बंद कर दिए, ना किसी से ज्यादा वास्ता, ना अपनी धुन में जो काम करना वो कर दिया जी, नफा नुकसान टोटा जो होगा वो देखी जाएगी। तो मनोहर लाल जी की क्या है कि अब उनको ऊर्जा बिजली जिसकी हर गरीब से लेकर के और हर अमीर अंबानी अडानी सबको जरूरत है जी, उस डिपार्टमेंट का तो उनको मंत्री बना रखे है। हाँ। बहुत बड़ा महकमा है जी। और अभी उनको शायद कोई क्लू मिल चुका है, वो पिछले लगभग 1 महीने से, जिस 15 दिसंबर के बाद की मैं बता रहा हूँ, लगातार उनसे कई मंत्री, पूर्व मंत्री, एमपीज वो लगातार मिल रहे हैं। कल भी उन्होंने दिल्ली के जो सारे सांसद हैं, हाँ, सातों, अच्छा, बीजेपी के हैं, उनकी मीटिंग ली है। अच्छा। दिल्ली चुनाव में वो पूरा इंटरफेयर उनका है, और कभी उनको हिमाचल भेजा जा रहा है, कभी उत्तर प्रदेश भेजा जा रहा है, कभी कहीं भेजा जा रहा है, और पूरे दिल्ली में पंजाबी वोट भी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, और वो पूरे उन्होंने अपनी फील्डिंग लगा दी है। मनोहर लाल जी ने वहां जो उनके खास लोग थे ना हरियाणा से, उनकी वहां ड्यूटियां भी लगा दी हैं, और पूरी फील्डिंग। हरियाणा की एक बड़ी नेत्री हैं जिनको शायद, मुझे जहां तक लग रहा है, वो राज्यसभा में किरण चौधरी, और मेरे पास जो सूचना है उनको वहां से खट्टर साहब विधानसभा का चुनाव लड़ा सकते हैं, क्योंकि वो पहले वहां से विधायक रही हैं और डिप्टी स्पीकर रही हैं राज्यसभा के होते हुए, क्योंकि राज्यसभा का तो उनका कार्यकाल थोड़ा बचा हुआ है। हाँ। तो उनको जो है वहां से विधानसभा का चुनाव लड़ाया जा सकता है, उसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं।
अब जो खट्टर साहब की लगातार जो हम देख रहे हैं पिछले 1 महीने से, 15-20 दिन 1 महीने से, वो लगातार पूरे सक्रिय है और बीजेपी के बड़े बड़े नेता उनके घर आकर के जो है उनसे सलाह मशवरा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि हरियाणा, जिसको कभी भी राष्ट्रीय पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष पद कभी नसीब नहीं हुआ। बिल्कुल सही कहा। उस राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद पहली बार हरियाणा प्रदेश में आने की संभावनाएं संक्रांत के आसपास बढ़ती दिख रही हैं और ये हर हरियाणवी, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस, जेजेपी ने लो, किसी भी पार्टी बिल्कुल सही कहा, उसके लिए बड़े गौरव और गर्व की बात होनी चाहिए। सही बात है कि अगर हरियाणा प्रदेश का कोई शख्स, भले ही हमारी किसी की राजनीतिक विचारधारा ना मिलती, बिल्कुल सही बात, लेकिन अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष एक पार्टी, पूरे भारत हरियाणा से चलेगा, बिल्कुल उससे फालतू और क्या होगा। छोटा सा राज्य है। या तो देश का प्रधानमंत्री देवीलाल जी उप प्रधानमंत्री बने, अगर वो प्रधानमंत्री बन जाते तो वो मिसालें दी जाती। और या फिर अब ये मौका दोबारा से बीजेपी देने जा रही है, जो चर्चाएं हैं, और मनोहर लाल जी हर तरह से सक्षम दिखाई दे रहे हैं और वो जो है चला भी सकते हैं, क्योंकि उनको और तो कोई काम है नहीं तो बहुत से तो ऐसे हैं जिनको अपने परिवार से मिलना, अपने बाल बच्चे और जो है रिश्तेदारियों में जाना, वो तो फ्री हैं। और एक और प्रद्युमन भाई जी, मोदी और शाह की जो जोड़ी है ना जी, वो इस तरह के फैसलों के लिए जानी जाती है। बिल्कुल निश्चित रूप से उन्होंने बहुत बार लिए हैं। हाँ। उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को घर बैठा करके, जो घर बैठे हैं और उनको बनाया है, और मनोहर लाल जी उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इनको भी तो बनाया है, इतने बड़े बड़े फन्ने खाओं को छोड़ करके। और मनोहर लाल जी ने तो कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि करनाल से आपको टिकट दे देंगे। जी जी, अगर उनको टिकट देनी थी तो रोहतक से देते, लेकिन रोहतक से इसलिए नहीं दी, क्या पता वहां हुड्डा साहब का गढ़ था, कहीं कोई चूक हो जाती, उनको वहां करनाल से टिकट दी, वो चुनाव जीतते और मुख्यमंत्री बना। और 9.5 साल पूरा हरियाणा रीज लिया। पहले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जिनके खिलाफ हरियाणा में एक बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ, बहुत बड़े लोग उनके खिलाफ थे, लेकिन उसके बावजूद मोदी जी और अमित शाह की जोड़ी ने उनको टस से मस नहीं होने दिया। बिल्कुल, मुख्यमंत्री रहेगा तो यही रहेगा, अड्डी खड़े रहे उनके पीछे दीवार की तरह दोनों। और अब भी यही हालात है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मनोहर लाल जी के रूप में। बल्कि प्रद्युमन भाई, चुनाव से पहले हमने भी चर्चा की थी जी, ऐसा माना जा रहा था कि उनको हरियाणा के चुनाव से दूर रखा जाएगा। बिल्कुल, लेकिन सारी कमान उन्हीं के हाथ में थी। सुपर सीएम है आज भी। आज भी जितने फैसले वो कर रहे हैं ना, ठीक है, नायब सिंह सैनी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जी, लेकिन कहीं ना कहीं चाहे टिकट वितरण हो या और कोई भी हो, उसमें मनोहर लाल जी की ही मेन भूमिका है। यस, आज देखो मंत्री प्रदेश से 2 और भी हैं केंद्र में जी, राव इंद्रजीत जो है लगातार एमपी है जी, और 7 बार के सांसद हैं जी, और यादव बेल्ट है। कृष्णपाल गुर्जर लगातार 3 योजनाओं से मंत्री हैं। खट्टर साहब तो पहली बार बने हैं, लेकिन सारे एमपीओ की मीटिंग खट्टर साहब ले रहे हैं। सोचने वाली बात है। मुख्यमंत्री जी भी वहीं बैठते हैं, मतलब, और हर 10-15 दिन में मीटिंग लेते हैं मुख्यमंत्री, प्रभारी प्रदेश के अध्यक्ष, सारे एमपी मंत्री, यहाँ तक कि राव इंद्रजीत और कृष्णपाल गुर्जर भी वहीं बैठते हैं। बिल्कुल सही, मंत्री तो वो भी हैं। बिल्कुल सही मीटिंग। देखो एक बड़ी गंभीर में बात बताऊं, ना तो मनोहर लाल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, ना वो देश के प्रधानमंत्री। फर्क सिर्फ इतना है कि वो कैबिनेट के मंत्री हैं, वो राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार। मीटिंग तो मोदी जी तो बुलाएं या राष्ट्रीय अध्यक्ष बुलाएं या प्रभारी बुलाए तो एक अलग बात है, ठीक है। उनके पास तो कोई पद है ही नहीं जी जी इस लेवल का, लेकिन वो उस मीटिंग को बुला रहे हैं, उनकी कोठी पर सारे एमपी नतमस्तक हो रहे हैं। तो ये दर्शा रहा है कि आज भी पावरफुल वही हैं। उनको भी पता है, सब एमपीज को, सब मंत्रियों को पता है जी। और मुझे तो ये भी पता है इस चीज का, और हो सकता है बहुत से लोगों को, कि इस बार जो टिकट वितरण हुआ लोकसभा में, आप देखिए 2 लोगों के लिए मनोहर लाल जी अड़े, दोनों पार्टी में नहीं थे। चौधरी रणजीत सिंह एकाएक ज्वाइन करके टिकट दिलाई, बिल्कुल सही। अशोक तंवर, सुनीता दुग्गल सिटिंग एमपी की टिकट काटी, बिल्कुल, और टिकट दिला दी। विधानसभा में एक भवानीखेड़ा विधानसभा है, विशंबर वाल्मीकि 2 बार के एमएलए थे, मंत्री भी थे सरकार में, और एक कपूर वाल्मीकि हैं, जिनका कोई बहुत ज्यादा ब्योंत भी नहीं है, आर्थिक रूप से भी कोई बहुत ज्यादा सिस्टम भी नहीं था, उसको 1 मिनट में टिकट दिलवा, जबकि वो जेजेपी की टिकट मांग रहा था। सही कह रहे हैं, वो जेजेपी वाले उसको टिकट दे रहे थे, वो जेजेपी में था। और उसको बुला करके और बिशंबर की टिकट काट दी। कहाँ गया वो संघ, कहाँ गई वो बीजेपी? नहीं तो बिशंबर ने कभी पार्टी नहीं बदली। बिल्कुल सही। और जो कपूर वाल्मीकि हो, कभी नेल्लो में, कभी जेजेपी में, कभी बीजेपी में, वो यूं है चक्कर काटता है। बीजेपी में पीछे भी चले गया था वो, फिर जेजेपी में आ गया। तो दरअसल कहने का अभिप्राय ये है कि मनोहर लाल जी बन सकते हैं, भूपेंद्र यादव बनेंगे, वो भी हरियाणा के हैं, लेकिन इतना है कि वो
राजस्थान से राज्यसभा और एक और देखे ना प्रद्युमन भाई की जी। बहुत बड़ी बात है कि इस बार हरियाणा के 2 नेताओं का राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नाम चल रहा है। ये सबसे बड़ी बात, आज तक नहीं चला। हाँ बिल्कुल। आज तक ना कांग्रेस में चला, ना बीजेपी में चला। ठीक है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि दो और एक भी नहीं, दो नेताओं का नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चलना अपने आप में ये दर्शा रहा है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने वास्तव में मोदी जी और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में अपनी पैठ बना ली है। जो देखना देवीलाल की होती थी किसी जमाने में, बिल्कुल, या फिर अब वो दौर अब आया है। देखो, चौरी देवीलाल की होती थी, चौरी बंसीलाल और चौरी भजनलाल का एक कद था, लेकिन वो कभी उस पद तक के नजदीक भी नहीं पहुंच पाए। लेकिन अब लोग तो तभी खुश थे, सुनो, जब रणदीप सिंह सुरजेवाला को जो है मीडिया प्रभारी पूरे देश का लगा, तो इतने खुशी हुई, पूरे भारत का प्रभारी है। यस यस। तो अब तो अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया तो इसकी तो कांग्रेसी हो, जेजेपी हो, आम आदमी हो, इनेलो हो या कोई भी हो, सबको तारीफ करनी चाहिए और निश्चित रूप से हकदार भी हैं, मेहनत करके गए हैं मनोहर लाल जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस पद के वास्तव में अगर कोई हकदार है तो वो मनोहर लाल खट्टर जी, क्योंकि जीरो से उठ करके और उस हरियाणा में पार्टी को स्थापित करना, जहां हरियाणा में बीजेपी का नाम लेवा ही नहीं था, तो लेने वाला ही नहीं था, पिछलगू पार्टी होती थी, बिल्कुल कोई था ही नहीं, सिस्टम था ही नहीं, टिकट मांगने वाले नहीं थे, बिल्कुल। तो साथियों, ये हमने चर्चा की कि हरियाणा प्रदेश में मकर संक्रांति से पहले हरियाणा के लिए बहुत बड़ी खबर आ सकती है। पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि किसी राष्ट्रीय पार्टी का, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हरियाणा से बनने जा रहा है, और ये हरियाणा के लिए अपने आप में बहुत ही गौरव की बात है साथियों। तो आप क्या समझते हैं, आप क्या मानते हैं, क्या मनोहर लाल जी या क्या भूपेंद्र यादव जी में से कौन बनेगा हरियाणा से बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे साथियों हम आपसे, तब तक के लिए राम राम।